हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें कैसे फाइंड आउट करना है। उसके लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए कि हमें एनुअल कंजम्पशन का पता होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का पता होना चाहिए और कैरिंग कॉस्ट का पता होना चाहिए। तो वो होता है वो वाली क्वांटिटी जो हम वो ऑर्डर करेंगे। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है, आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो फाइंड आउट तो कर ली, उसको ऑर्डर कब करना है। तो ऑर्डर कब करना है, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होता है। हमारा डायग्राम ऐसा होता है कि हमने मान लीजिए हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 200 यूनिट्स। हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 200 यूनिट्स। हमने ये जो है क्वांटिटी वो ऑर्डर कर दी, हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। फिर हमारा कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन होते होते क्या जब ये ज़ीरो हो जाएगा तब मैं दोबारा ऑर्डर प्लेस करूँगी। अगर मेरे पास ज़ीरो आइटम हो गई फिर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर प्लेस करने और ऑर्डर आने के बीच में कुछ तो टाइम होगा। मीन्स अगर मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ और जब मेरे पास ऑर्डर आता है उसके बीच में एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम लीड टाइम कहते हैं। तो उस लीड टाइम में क्या मेरी फैक्ट्री में लेबर और मशीनरी आइडल रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इट मीन्स के मुझे वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स मंगवानी है, वो किसी एक पॉइंट पर मंगवानी होगी। जिस पॉइंट पर, जिस लेवल पर आप इस ऑर्डर को प्लेस करते हैं, इसको बोलते हैं हम री ऑर्डर लेवल। इसको क्या बोला जाता है? री ऑर्डर लेवल। अब क्वेश्चन ये आता है, ये री ऑर्डर लेवल आता कैसे है, कैसे कैलकुलेट होगा? तो री ऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। देखो, मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में एक जो मिनिमम कंजम्पशन, जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, अपनी फैक्ट्री का वर्क ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैंने ये देखा कि मिनिमम वहाँ पर 5 यूनिट्स तो एवरी डे कंज्यूम होते हैं। किसी दिन काम ना भी हो तो इतना प्रोडक्ट बनने के लिए, कुछ प्रोडक्ट बनने के लिए इतनी कंजम्पशन तो होती है। तो दिस इज द 5 यूनिट्स यूजेस। और अगर नॉर्मली देखूँ, नॉर्मली जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तो मेरी फैक्ट्री में जो कंजम्पशन है वो 10 यूनिट्स की है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास वो स्पेशल ऑर्डर आ जाते हैं, तो मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ आइटम्स जो होती है वो 15 होती है, राइट। और अगर मैं जब ऑर्डर प्लेस करती हूँ, कोई भी ऑर्डर जब मैं प्लेस करती हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मिनिमम, मतलब कभी ऐसा होता है कि 2 डेज में ही आ जाता है ऑर्डर, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 3 डेज में। मीन्स नॉर्मल जो मेरा ऑर्डर रिसीव करने का टाइम है वो 3 डेज है, और मैक्सिमम टाइम अगर लेट टू लेट भी हुआ तो 4 डेज लगते हैं। तो जो आपका नॉर्मल अगर ना भी दिया हो तो इन दोनों का फिर एवरेज लेने के लिए आप मजबूर हो, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर नॉर्मल लिया है तो नॉर्मल ही आपको, नॉर्मल और एवरेज डिफर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मतलब ऐसा लिखा होता है ना कि 2 to 4 डेज में आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो इट मीन्स कि मोस्टली मुझे 3 डेज में ऑर्डर मेरा रिसीव हो जाता है। अब मैं कब ऑर्डर प्लेस करूं, मेरा री ऑर्डर लेवल वो कौन सा होना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे, इसके लिए पैसिमिस्टिक अप्रोच कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट है वो पैसिमिस्टिक अप्रोच यूज करता है कि वो चाहता है कि फैक्ट्री में वो उस लेवल पर ऑर्डर प्लेस किया जाए कि अगर कितना भी फैक्ट्री में काम आ जाए तो तब भी उन जितनी गुड्स की रिक्वायरमेंट है, यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो जाए। तो इसके लिए जब री ऑर्डर लेवल हम कैलकुलेट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री में स्टॉक आउट होने की सिचुएशन कभी ना आए। तो उसके लिए री ऑर्डर लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितना मैक्सिमम स्टॉक हमें रिक्वायर्ड होता है मल्टीप्लाई बाय जितना मैक्सिमम टाइम लगता है। तो मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आ जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा। मतलब जब 60 यूनिट्स होगा, अगर बहुत हैवी ऑर्डर्स भी आ गए तब भी हमारे पास गुड्स पड़ी हुई है। अगर सप्लायर ने लेट टू लेट भी किया तो 4 डेज ही तो लगाएगा। तो इसलिए री ऑर्डर लेवल जो कैलकुलेट किया जाता है वो पैसिमिस्टिक अप्रोच रख के किया जाता है कि हमें अगर बहुत ज़्यादा काम भी आ गया तो इससे ज़्यादा तो यूनिट्स हम वो कंज्यूम नहीं करेंगे, और अगर लेट टू लेट भी सप्लायर हुआ तो 4 डेज से ज़्यादा वो टाइम नहीं लगाएगा। तो इसलिए हमारे री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हुआ? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। और ये जो कंजम्पशन दिया हुआ ये आपको डेज में दिया होगा और ये भी डेज में दिया होगा, ठीक है। 15 यूनिट्स पर डे और 4 डेज दिया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई। अगर ये वीक में होगा तो ये भी वीक में ही होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये आ गया मेरा लीड टाइम, री ऑर्डर लेवल। तो री ऑर्डर लेवल मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि जितना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है इनटू जितना मैक्सिमम लीड टाइम हमें चाहिए, तो ये हमारा लीड टाइम निकल आता है।
एक हमें कैलकुलेट करना पड़ता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मीन्स मेरे गोडाउन में किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने मैक्सिमम यूनिट्स हो सकते हैं। मान लो कि मैं जो है वो एसीज में डील करती हूँ, तो मेरे पास जो है स्टॉक आता है, मान लो 200 यूनिट्स का स्टॉक आता है, फिर वो सेल होता रहता है, ठीक है। तो जब वो 60 होता है तो मैं दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। अब मेरे पास 60 यूनिट्स थे, 60 यूनिट मेरे पास 60 यूनिट्स थे, मैंने ऑर्डर कितने का प्लेस किया, 200 यूनिट्स का जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा वो मुझे पता करना होता है। रीज़न भी क्योंकि जो मेरे पास स्टॉक आएगा उसको कहीं रखूँगी भी, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि कितना भी हो जाए तो मेरे पास जो मेरे गोडाउन में ना मैक्सिमम इतना ही स्टॉक पड़ा होता है, तो मुझे कितनी स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूँगी। तो दैट्स वाई हम मैक्सिमम लेवल जो है वो कैलकुलेट करते हैं, सो दैट कि हमें कितना स्पेस का रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग की जा सके। तो मैक्सिमम लेवल निकालते कैसे हैं? देखो, मैक्सिमम लेवल किसी भी फैक्ट्री में कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। आपने 60 यूनिट्स पर ऑर्डर प्लेस कर देते हो। कितना ऑर्डर प्लेस करते हो? 200 यूनिट्स का। मींस जो आपका रीऑर्डर लेवल है, जो आपका रीऑर्डर लेवल है उसमें अगर मैं प्लस कर दूं जो भी आपकी इकोनॉमी, देखो ऑर्डर क्वांटिटी होगी, इसमें क्या होगी आपकी ऑर्डर क्वांटिटी, आपने जो EOQ निकाला होगा वही आपकी ऑर्डर क्वांटिटी होगी। तो रीऑर्डर लेवल में आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस कर दी। बट ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा जो काम है फैक्ट्री का बंद रहेगा। अगर कुछ भी वो कहता कुछ भी ऑर्डर ना हो ना, फैक्ट्री तब भी काम करती है। मिनिमम 5 यूनिट की कंजम्पशन तो होती ही रहती है। और अगर सप्लायर मेरा बहुत जल्दी भी ऑर्डर भेज देगा तो 2 डेज तो तब भी लगाएगा। तो मतलब 60 यूनिट्स, थोड़ा सा ध्यान दो, 60 यूनिट पर मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, कितने का? 260 मिलने चाहिए थे। बट जब तक मेरे पास 200 आते, मेरे फिर भी फैक्ट्री में थोड़ा काम तो होगा। 5 यूनिट्स की कंजम्पशन हुई 2 डेज, मतलब 260 माइनस 5 to 10, मतलब कि तब भी कभी एक पॉइंट पर अगर बहुत कम काम भी मेरी फैक्ट्री में की हुआ तब भी मुझे 250 यूनिट्स जो है मेरी फैक्ट्री में मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरी वेयर हाउस का जो स्पेस का प्लान है मैं इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग करूँगी। दिस इज़ योर मैक्सिमम लेवल, ठीक है। अंडरस्टैंड मैक्सिमम लेवल कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे होता है बताओ, कैसे होता है? जो भी आपका रीऑर्डर पॉइंट होगा, जितना आपने ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस की है माइनस कर दो, अगर कुछ भी काम ना हुआ वो माइनस कर दो, तब आपके पास जो ऑर्डर क्वांटिटी बचेगी वो आपका मिनिमम लेवल होगा, वो आपका मैक्सिमम लेवल होगा। तो दिस इज मैक्सिमम लेवल, दिस इज रीऑर्डर लेवल। एक और लेवल पूछ लेते हैं एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा क्वांटिटी है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, वो आपका एवरेज होता है। मतलब एवरेज लेवल कैसे निकलता है, थोड़ा ध्यान से देखो। एवरेज लेवल निकलता है जो भी आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी कौन सी होती है इस मॉडल में? EOQ होगा, ठीक है, EOQ होगा। रीऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर दो। इस मॉडल में बोल रही हूँ, मॉडल चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है आपका, आप एवरेज और कैसे निकल जा सकता है? मैक्सिमम लेवल जो होगा मिनिमम लेवल होगा उसको डिवाइडेड बाय 2, वो हो जाए। मैम क्या इन दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा, ये कोई साइंस थोड़ी है, ठीक है। एक नेचुरल साइंस होती है, सोशल साइंस होती है। हम नेचुरल साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं, उसमें कैसा भी आप जो केमिकल्स है, जो रिएक्शन होता है वही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर 100 डिग्री पर वाटर बॉयल होगा तो ऑलवेज 100 डिग्री पर होगा, चाहे जहाँ पर बॉयल करो, कहीं और कंट्री में करो, किसी भी प्लेस पे करो, ठीक है। यहाँ पर जो है आंसर अलग लगाएंगे। आपने सोचना है कि आपको क्वेश्चन में डेटा कैसा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज आप निकाल देना। तो हमारा एवरेज कहाँ लाई करता है बताइए? एवरेज कहाँ लाई करता है? बीच में लाई करता है। ऑलवेज आपने कैरिंग कॉस्ट के लिए इसको यूज किया है। अच्छा, एक होता है मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल का मतलब होता है कि देखो, रीऑर्डर लेवल जब 60 यूनिट्स पहुंचा, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब उस ऑर्डर को आते आते टाइम लगेगा, ठीक है। जिस दिन वो ऑर्डर आया उस दिन मेरी फैक्ट्री में कितना जो गुड्स है वो पड़ी हुई थी उसको बोलेंगे मिनिमम लेवल। एवरी टाइम नहीं वो पड़ी होंगी, मिनिमम लेवल जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, दिस इज द एवरेज। उससे ऊपर नीचे हो सकता है, आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके फैक्ट्री में मिनिमम जो है, अगर स्टॉक जब तक नहीं आता मिनिमम स्टॉक कितना पड़ा होता है, वो कई बार डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मिनिमम लेवल आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि जो भी आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक, जो भी आपका रीऑर्डर पॉइंट है,
ठीक है, ई ऑर्डर लेवल 60 यूनिट है, माइनस करोगे, हम ये मानते हैं कि 60 पर हमने जो है वो ऑर्डर प्लेस किया, माइनस करेंगे कि नॉर्मल जब फैक्ट्री में यूजेस होता रहता है, अगर नॉर्मली ऑलवेज होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम तो वही होगा, नॉर्मल जितने यूजेस हैं और नॉर्मल जितना आपको टाइम लगता है उसको माइनस कर दो, तो मैक्सिमम टाइम जो है आप मिनिमम जो है लेवल यही पाओगे। तो मिनिमम लेवल कैसे निकालोगे, जो आपका री ऑर्डर लेवल था 60, नॉर्मल यूजेस आपकी फैक्ट्री में जब काम होता है 10 ही यूनिट्स आते हैं, वो तो कभी कभार हुआ ना कि बहुत ज़्यादा जो है हैवी ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, तो 10 यूनिट्स और 3 दिन ही लगते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब 90-95% तो 3 दिन ही लगते हैं। तो जो मिनिमम किसी गिवन पॉइंट पर ऑलवेज जो मैक्सिमम चीज़ होती है ना उसी को ही आप कैलकुलेट, तो ऑलवेज जो है 30 यूनिट हमने देखा है कि हमारी फैक्ट्री में पड़े रहते हैं, दिस इज़ योर मिनिमम लेवल, ठीक है। तो बस निकाल लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं बताओ क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, अरे EOQ निकाल लेना इससे। अच्छा, जब ये स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड करता है वो कहता है एवरेज मंथली मार्केट डिमांड 2000 यूनिट्स, इसको एनुअल कंजम्पशन मान लेता है, अरे उसने मार्केट डिमांड की बात की है। आपके क्वेश्चन में जब आपको EOQ निकालना है, जब आपको मैक्सिमम लेवल निकालना है, तो आपको अपनी फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, मुझे मार्केट डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको आपने देखना नहीं, ऐसे कर लेना, नहीं देखना, ठीक है। आप फिर आपको क्या दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट दिया है पर ऑर्डर, फिर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो भी प्राइस दिया होगा उसका 20% कर लेना, कॉस्ट ऑफ ट्यूब इसका 20% कर लो आप, ठीक है, 100 आ जाएगा। नॉर्मल यूजेस ये दिया हुआ है, नॉर्मल यूजेस 100 ट्यूब्स पर वीक, मिनिमम यूजेस दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया, लीड टाइम 6 to 8, अब मेरी मजबूरी है कि मैं 7 नॉर्मल टाइम मानूंगी, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या बोला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन चाहिए। अब एनुअल कंजम्पशन यहाँ पर कहाँ है, इसको मत ले लेना, ये मार्केट डिमांड है, मुझे मार्केट डिमांड की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी एनुअल कंजम्पशन कितना, नॉर्मल यूजेस कितना होता है 100 ट्यूब्स पर वीक है, तुम 52 से मल्टीप्लाई कर देना, 5200 जो है मेरी एनुअल कंजम्पशन है, तो इस पर फोकस करना, इस पर फोकस मत करना, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5200 और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500 का 20%, आपका जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हाँ ये है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, 102 यूनिट्स, ठीक है, 102 यूनिट्स आपके आ जाएंगे। फिर उसने क्या पूछा है, कहता इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई डिस्काउंट ऑफ 5% इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग, कहता अगर वो सप्लायर कहता है मैं तो क्वार्टरली आपको 1500 यूनिट ही सप्लाई करूंगा, ठीक है, और लेकिन अगर आप ये एग्री करते हो, अगर आप ये एग्री करते हो तो मैं 5% आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो हम क्या करेंगे, हमने जो EOQ निकाला ना, EOQ हमने कितना EOQ निकाला कि हम 102 यूनिट्स जो है वो प्लेस करेंगे, हम इस 102 यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर हम जो है टोटल कॉस्ट जो है वो 5%, मतलब मेरा यहाँ पर कॉस्ट पर ट्यूब कितना है 500, 5% जो है आप माइनस कर दो तो मेरी पर ट्यूब जो कॉस्ट पड़ेगी 475 रुपीज़ पड़ेगी, तो 475 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकाल लो, और आप जो है वो जो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्ट क्वांटिटी दी है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालो, दोनों का डिफरेंस। अब आपके यहाँ पर क्या किया हुआ है, जैसे 102 आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकला, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, देखो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 400 आ गया, ठीक है, 400 नहीं, ये नहीं है अभी, ये नहीं, नीचे वाला, हाँ, अगर आप 102 यूनिट प्लेस करते हो तो 5200 हमारी जो है ईयरली रिक्वायरमेंट है, 102 को डिवाइड करके 51 ऑर्डर्स हो गए, एक ऑर्डर पर कितना कॉस्ट आता है 100, तो आप इतने जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट किया तो टोटल आपका 5100 आ गया, और EOQ में तो कैरिंग कॉस्ट भी सेम ही होगा, कैरिंग कॉस्ट निकाल लिया, तो आपको ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट टोटल कितना पड़ रहा है 10,200। बट अगर मैं क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करूंगी 1500 का तो मेरा कितना पड़ेगा, तो 5200 की टोटल रिक्वायरमेंट है, 1500 से डिवाइड कर दिया, ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए ऑर्डर्स हो गए, एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 100, तो टोटल कितना बन गया 400। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब मेरे गोडाउन में ऑन एंड एवरेज कितना पड़ा रहेगा स्टॉक 1500 को 2 से डिवाइड कर दो, और कैरिंग कॉस्ट है जो है 475 का आप 20% कर देंगे, जो भी निकला दिस इज माई टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग आइटम कॉस्ट की हुई है,
ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरा जो कैरिंग ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इतना आ रहा है, यहाँ पर इतना, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो मुझे जो सेविंग हो रही है, सेविंग कितने की हो रही है, इतने। तो सेविंग आपकी ये है, राइट, अगर ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट। बट देखो जो आपकी परचेज प्राइस है, आपको कितने टोटल यूनिट चाहिए, 5200 यूनिट चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हो तो पर यूनिट आपको 500 पड़ेगा, तो अराउंड आपका 26 लाख बन जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो 1500 यूनिट क्वार्टरली प्लेस करते हो तो आपको 475 पर यूनिट पड़ेगा। तो 5200 को 475 से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो कॉस्ट आता है वो अराउंड आता है 24,70,000। तो आपकी सेविंग कितनी हो जाती है, यहाँ पर आपकी सेविंग कितनी हुई है, 1,30,000, विच इज़ मोर देन जब आप EOQ की सेविंग करते हो। तो यहाँ EOQ को फॉलो करते हो तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में इतना सेव हो रहा है। लेकिन जो आप जो 5% डिस्काउंट को फॉलो करते हो तो आपका परचेज प्राइस में इतना जो है वो आपको सेविंग हो रहा है। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इसको इसमें से माइनस कर दे तो आपके पास जो बच जाएगा आपका सेविंग हो जाएगा 1500 क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करने से 68,550। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, और इसने क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक मैंने क्या बोला कि कैसे है, पेसिमिस्टिक जो है अप्रोच फॉलो करते हुए पहले आपको रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू आर कि मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डेज। तो मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा कितना है 200, मैक्सिमम टाइम कितना लगता है 8, तो 200 को 8 से मल्टीप्लाई करके आपका रीऑर्डर पॉइंट आ जाएगा। तो मैक्सिमम लेवल कितना रहेगा, रीऑर्डर पॉइंट प्लस आपको जो रीऑर्डर क्वांटिटी है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी अब आप कहोगे कि मैम रीऑर्डर क्वांटिटी 102 वाला लेना है या 1500 वाला लेना है। नहीं, वो उसने सिर्फ आपको एक्सेप्ट करने के लिए मतलब पूछा है कि कौन सा आपके लिए वर्थ एक्सेप्टिंग है। आपको फॉलो जो आगे क्वेश्चन करना है वो EOQ को फॉलो करते हुए करना है, ठीक है। तो देखो जो मैक्सिमम लेवल लिया होगा उसने जो रीऑर्डर क्वांटिटी भी लिया होगा वो 102 लिया होगा। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए ऊपर पूछ रहा है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रोसीड करेंगे वो EOQ के साथ ही प्रोसीड करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, अगर कुछ भी ना काम करें तो मिनिमम कुछ कंजम्पशन है और मिनिमम कुछ टाइम है वो माइनस कर दो। दिस इज आवर मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, राइट। फिर मिनिमम लेवल आपको पूछा है, तो मिनिमम लेवल जिस पॉइंट पर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जिस पॉइंट पर आप ऑर्डर प्लेस करते हो और उससे माइनस कर दो जो नॉर्मली हम काम करते करते कितने यूनिट्स कंज्यूम हो जाते हैं, वो माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा कि हमारी फैक्ट्री में 900 यूनिट्स मिनिमम स्टॉक पड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके मैंने करवा दिया ये वाला क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस्ड हैं यहाँ पर तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं। हमेशा ध्यान देना ये सारे फॉर्मूला तब रेलिवेंट होंगे जब आपका क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी मतलब डिमांड मतलब जो आपको डिमांड दिया हुआ है पर डे पर वीक जो भी दिया हुआ है, ठीक है, वो अगर कांस्टेंट रहेगा तो अभी तक जो फॉर्मूला करे हैं वो ऐसा ही होगा। जहाँ जो टाइम जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो कि आपने एक क्वांटिटी मंगवाया, ठीक है, ये आपका जो डिमांड है जो जब हम कंज्यूम करते हैं ये हमारा कांस्टेंट है। लीड टाइम भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो एवरेज स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है ना कई बार कि आपने जो क्वांटिटी है हमारे पास जो यहाँ पर हम कंजम्पशन कर रहे हैं कई बार वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी होता है। तो हमने मान लीजिए कि 60 यूनिट्स जब थे हमने तब जो है हमने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन जब वो ऑर्डर हमारे पास आया तो हमारी जो कंजम्पशन है ना, हमारा जो डिमांड था वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया और डिमांड हमारा 70 यूनिट्स पर पहुंच गया और यहाँ पर आते आते हमारे पास स्टॉक आउट की सिचुएशन अराइज हो गई। और हमने ऑब्जर्व किया ये मैक्सिमम टाइम होता है, हमारा डिमांड बड़ा फ्लक्चुएट है, हमारा डिमांड कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो हमें स्टॉक आउट की सिचुएशन को जो है वो फेस करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो क्वांटिटी मंगवाया, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी 60 यूनिट्स है, आपने ये लीड टाइम माना था कि इसमें आ जाएगा, बट क्या हुआ कि इस लीड टाइम में नहीं आया,
वो उसने बहुत सारा टाइम लगा दिया, मतलब यहाँ तक आया और यहाँ पर आते आते हम स्टॉक आउट की सिचुएशन में आ गए। तो यहाँ पर भी हमें स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस होने लगी, क्योंकि हमारा लीड टाइम जो है वो फ्लक्चुएट कर गया, काफ़ी फ्लक्चुएट कर गया। तो हमारी जो सिचुएशन है वो स्टॉक आउट की हो गई। तो जब ये सिचुएशंस होती है, हमारा जहाँ तो क्वांटिटी फ्लक्चुएट होता है, डेली डिमांड जो है उसमें फ्लक्चुएशन है वो कांस्टेंट नहीं रहता, जहाँ हमारे लीड टाइम में फ्लक्चुएशंस हैं, तो उस केस में जैसे हम री ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं वैसा फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा। क्योंकि री ऑर्डर पॉइंट जब हम कैलकुलेट करते हैं, अभी तक हमने री ऑर्डर पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया, जो भी हमारी डेली डिमांड थी, ठीक है, जो हमारा डिमांड उसने दिया हुआ था, जो भी लीड टाइम था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा री ऑर्डर पॉइंट था। बट इससे क्या हुआ, क्योंकि ये डिमांड या लीड टाइम दोनों में किसी में भी फ्लक्चुएशन आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सम टाइम स्टॉक आउट की सिचुएशन को फेस करते हैं। तो इसलिए हमें अब जब क्या होता है, जब हमारा जो डिमांड है और जहाँ हमारा लीड टाइम, ये दोनों में कोई भी वेरिएबल हो जाता है, तो तब हमें क्या रखना पड़ता है, तब हमें सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है। अगर तो जैसे लास्ट क्वेश्चंस की है वैसे ही होगा तो सेफ्टी स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ डिमांड और जो टाइम था हमारा कांस्टेंट था। बट सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो डिमांड है और आपका जो लीड टाइम है उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, उन फ्लक्चुएशंस को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है जब हम अपना री ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। पहले तो री ऑर्डर पॉइंट ऐसे ही कैलकुलेट होता था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस सेफ्टी स्टॉक। मीन्स ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा डिमांड था 60, सम टाइम क्या होता है ये 70 हो जाता है और सम टाइम ये हो जाता है 50, मतलब यहाँ पर वेरिएशन है। अब ये वेरिएशन 10 का है ना, इस वेरिएशन को ही स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। दिस इज द एवरेज डिमांड। स्टैंडर्ड डेविएशन, उस एवरेज में कितना डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का मतलब कि जो आप 60 लिख रहे हो ना, इसमें 10 का डेविएशन होगा। कभी तो ये 70 पहुंच जाएगा, कभी ये 50 पहुंच जाएगा। तो इट मीन कि हम स्टॉक आउट की सिचुएशन को फेस ना करें, तो आपको अब सेफ्टी स्टॉक भी जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेफ्टी स्टॉक कब कैलकुलेशन में आएगा, जब आपका डिमांड या आपका लीड टाइम दोनों वेरिएबल हो, क्योंकि उस टाइम में हमारा स्टॉक आउट होने का सिचुएशन अराइज हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सेफ्टी स्टॉक हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आगे जो आपको बताया हुआ है सेफ्टी स्टॉक के बारे में बताया हुआ है। अब सेफ्टी स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो सेफ्टी स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको दिया होगा कि वेरिएशन किस में है। वेरिएशन या तो आपको डिमांड का दिया होगा या वेरिएशन आपको टाइम का दिया होगा। अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी दिया हुआ है, इट मीन्स वो बता रहा है कि आपकी डिमांड जो है वो वेरी कर रही है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइम दिया हुआ है, इट मीन्स कि डिमांड नहीं वेरी कर रही, आपका टाइम वेरी कर रहा है। तो दोनों सिचुएशन में आपको अलग अलग फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। सेकंड, आपको और क्या दिया होगा, अगर मैं ये बात करूं कि मेरी एवरेज डिमांड 60 है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड 10 है, इट मीन्स कभी 70 होता है, कभी 50 होता है। तो मैम इजी है ना, तो 10 तो निकाल लिया, तो 70 रख लो, कभी भी स्टॉक आउट की सिचुएशन नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे, ये तो 60 70 ऐसे थोड़ी होता है। जो रियल सिचुएशन होती है वहाँ पर लैक्स और करोड्स में जो है वो यूनिट्स के ऑर्डर प्लेस होता है। तो अगर 20,000 ज़्यादा यूनिट्स मुझे लगता है कि 20,000 यूनिट्स का ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप सोचो ना, उसमें अगर वो डिमांड तो कभी कभार आती है तो उसमें कितना वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हम पूरे स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्लानिंग नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 60 से 50 और 70 इसमें जो है वो कितने परसेंटेज चांसेस है कि इतना ऊपर नीचे होता है। तो जब हमने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली हमारी डिमांड जो है कभी 59 होती है, कभी 58 होती है, जहाँ पर कभी 61, 62, 63, 64, 65 मतलब 65 तक मैक्सिमम टाइम जाती है। उसके आगे तो बहुत कम होता है कि वही डिमांड जाती है। तो मीन्स अगर हम इतना एरिया भी कवर अप कर लें तो मैक्सिमम स्टॉक आउट से हम बच जाएंगे। तो इतना एरिया हो सकता है 80% भी हो, इतना एरिया 90% भी हो सकता है। ये एरिया उसने कैलकुलेट करके दिया होगा। दिस इज कॉल्ड सर्विस लेवल। मीन्स अगर इस सर्विस लेवल को आप अचीव कर गए तो मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। 0.001% हो सकता है कि आपका स्टॉक आउट हो, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। उतना तो आप बचाओगे नहीं जितना गवा लोगे। तो सब
बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सर्विस लेवल डिसाइड करना पड़ता है। तो इट मीन्स कि जब आपका डिमांड वेरी होगा, जब आपका लीड टाइम वेरी होगा, तो साथ में आपको सर्विस लेवल मीन्स ये आपका प्रोबेबिलिटी भी दिया होगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी से आपने इसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखो। अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी डिमांड जहाँ हमारा लीड टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में हमारा रीऑर्डर पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए आप फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ गया? 2 मिनट। स्टॉक कब कब आपका कैलकुलेट होगा? या तो आपका क्वांटिटी वेरिएबल होगा या आपका लीड टाइम वेरिएबल होगा। अगर आपका क्वांटिटी वेरिएबल है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन किसका दिया होगा? डिमांड का दिया होगा। देखो फिर आपके पास कैसे आपने रीऑर्डर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते थे? इतना पहले देखो, इतना देखो, बस इतना देखो। आपको एवरेज डिमांड लेनी है, क्योंकि आपका डिमांड जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपको एवरेज डिमांड दी होगी। अगर एवरेज नहीं भी लिखा ना, जो डिमांड दी है उसको उठा लेना। मल्टीप्लाई आपका लीड टाइम तो कांस्टेंट रहेगा, उसको उठा लेना। प्लस ये तो पहले भी करते थे, डिमांड को लीड टाइम से मल्टीप्लाई करके आप रीऑर्डर पॉइंट निकालते थे। अब इसमें सेफ्टी स्टॉक भी ऐड होगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है, दिस इज फॉर द सेफ्टी स्टॉक। आपको कितना मेंटेन करना है सेफ्टी स्टॉक? जो भी आपके डिमांड का डेविएशन दिया होगा, मतलब हमारे केस में कितना था? 10। तो आप अगर सीधा 10 थोड़ी करोगे। अगर 10 कर लोगे तो बहुत ज़्यादा कैपिटल ब्लॉक हो सकता है, वर्किंग कैपिटल आपकी ब्लॉक हो जाएगी। 10 ना करके हमें बोला होगा कि 90% जो है वो सर्विस लेवल मेंटेन करना। अब 90% का आपको जो जेड टेबल है ना, उसमें 90% आपको देखना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी है। कैसे देखोगे? मैं आपको बता देती हूँ। देखो, वैसे तो आपको 90% का आपको बोला होगा कि जो जेड वैल्यू है कितनी है, क्योंकि टेबल तो कोई भी एग्जाम में नहीं देता। तो आपने 90% कैसे देखना है? तो आप यहाँ पर देखो कि आपका 90% आपका कहाँ पर लाई करता है। तो 90% देखो यहाँ पर 90%, ये 93.20 है। तो इधर आइए, फिर हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर है 89.975 और 9147। आप इसमें इसके बीच में 90% रख लीजिए। आप इसके बीच में 90% रख लीजिए। ठीक है, अब 90 में से ये भी माइनस कर देना है 90 और इसमें से 90 माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू जो है ज़्यादा इसके पास होगी, उसी वैल्यू को लेके उसके सामने की वैल्यू देख लेनी है। जैसे 1.2 वो ले लेना है और उसके ऊपर की वैल्यू देख लेनी है। इससे ऊपर की वैल्यू, इसके ऊपर की वैल्यू है 0.08 और इधर की वैल्यू 1.2। तो 1.2 में प्लस कर देना है 0.08, वो आपका जेड टेबल का वैल्यू हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम जो आपके एग्ज़ाम में दिया होता है वो 95% होता है। तो देखो 95% यहाँ लाई करता है, 94.950 और 95,053। जब मैं दोनों से माइनस करती हूँ तो यहाँ आता है 50, यहाँ 53। तो 50 मतलब कि ज़्यादा पास है, तो हमने इसकी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ है 1.6 और ऊपर है 0.4। तो 1.6 में 0.04 को ऐड करने पर 1.64 बन गया, वो आपकी z की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया आपका कैसे आपने z की वैल्यू लेनी है। तो आपको 90%, 95% जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग टेबल में देख लेंगे आप। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो दी होगी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेफ्टी स्टॉक उतने लीड टाइम के लिए रखना है, तो लीड टाइम का स्क्वायर रूट करते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन के लिए नहीं, वो डिमांड जो है वेरी हो रही है। इसलिए यहाँ पर लीड टाइम का आप, क्योंकि दिन जो है आपको पूरे दिए होंगे, डेली के नहीं दिए होंगे, तो दैट्स वाई हम स्क्वायर रूट करके उसको डिमांड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट हम लीड टाइम का इम्पैक्ट भी डिमांड में ले पाएँ और उसको हम जेड टेबल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज योर सेफ्टी स्टॉक। तो आपका ये सेफ्टी स्टॉक है। तो ऐसे आपका रीऑर्डर पॉइंट निकलेगा जब आपकी क्वांटिटी वेरिएबल होगी। बट अगर लीड टाइम वेरिएबल हुआ तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन लीड टाइम का लेना। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर एवरेज लीड टाइम, यहाँ पर डिमांड तो सिंपल लेनी है। अब आप कहो कि इसका स्क्वायर रूट क्यों नहीं किया? अरे ये डेली है ना, तो डेली का नहीं करेंगे। लीड टाइम तो मल्टीपल डेज होते, तो उसका स्क्वायर रूट करना पड़ता है हमें। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल, बस सिंपल सा फार्मूला। आपकी बुक में क्या है मुझे नहीं पता, आप ये लिख लीजिए, बहुत ही इजीली क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। बस पहले जैसे करते थे वही करना है, सेफ्टी स्टॉक ऐड करना है। तो जिसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा उसको लीड टाइम और उसके जेड टेबल के साथ कितना परसेंटेज आपको मेंटेन करना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करना है। अब इसी के थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे।
तो आइए क्वेश्चन करते हैं 23 करूं, नहीं 24 करेंगे पहले। 24 देखो, कहते हैं डेली डिमांड फॉर सर्टन प्रोडक्ट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस नॉर्मली इसमें लाई करती है, कभी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो कभी 1 ऊपर हो जाता है, 1 नीचे हो जाता है, 2 ऊपर हो जाता है, 3 नीचे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द मीन ऑफ 60 मतलब ये क्या दिया हुआ है, मीन ऑफ 60 मतलब एवरेज डी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कितना, डिमांड का ही दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन्स के हमारा टाइम तो फिक्स्ड होगा, टाइम तो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल क्या है हमारी डिमांड। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया हुआ है, ये मीन भी दिया हुआ है, और क्या चाहिए, ये वाला चाहिए हमें, लीड टाइम तो कांस्टेंट होगा। हो गया क्वेश्चन भी, आइए क्वेश्चन हो गया आपका। देखो वैसे मैंने डिटेल में करवाया है, बट यहाँ रिविजनरी लेक्चर है तो मैं आई ट्राई कि मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊं, बट नहीं तो लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। द सोर्स ऑफ सप्लाई इज रिलायबल, कहता है सप्लायर हमारा रिलायबल है, इट मीन्स कि हमारा लीड टाइम कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट लीड टाइम ऑफ 6 days, एल दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। बस फॉर्मूला लिखना है, उसमें आप भर दो, आपको ये 60 दिया हुआ है, आपको लीड टाइम 6 दिया है, बस ये कर लेना है। अब सेफ्टी स्टॉक निकालना है, सेफ्टी स्टॉक के लिए भी डी तो पता चल गया हमें, लीड टाइम भी पता चल गया हमें, ठीक है, जो भी लीड टाइम है, और आपके जेड की वैल्यू अभी निकालनी है, वो देखते हैं कहाँ लिखा है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर 10 है, छोड़ो, होल्डिंग कॉस्ट 50 पर यूनिट, ओके, कैरिंग कॉस्ट भी दी हुई है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दी हुई है। देखते हैं क्या पूछता है। देयर आर नो स्टॉक आउट कॉस्ट एंड अनफिल्ड ऑर्डर आर फिल्ड एज सून एज ऑर्डर अराइव, कोई स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं है, सारे ऑर्डर फिल कर देते। अज्यूम सेल्स अकर ओवर द इंटायर 365 डेज ऑफ द ईयर, अगर एवरेज जो डेली सेल्स है वो 60 है, तो 365 की कितनी होगी वो हम निकाल लेंगे। फाइंड द ऑर्डर क्वांटिटी, अच्छा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछिए, वो तो वैसे ही निकलेगी, 2 × 60 × 365 और मल्टीप्लाई बाय 10 भी करना है, नहीं किया तो यही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, और आपको कैरिंग कॉस्ट दी हुई है, EOQ निकाल लोगे, ये तो सिंपल था। बट फाइंड द ऑर्डर क्वांटिटी कर लिया, एंड री ऑर्डर पॉइंट, अब री ऑर्डर पॉइंट हमें निकालना है, वो D × L करके नहीं होगा, बिकॉज देयर आर ए चेंजेस इन द डिमांड, फ्लक्चुएशंस इन द डिमांड। तो उसने दिया हुआ है कि हमारा 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्टॉकिंग आउट ड्यूरिंग द लीड टाइम, कि अगर हम जो है वो री ऑर्डर पॉइंट ऐसे निकालें 95% की प्रोबेबिलिटी, जो सो उससे क्या होगा कि हम मैक्सिमम टाइम हम स्टॉक आउट की सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे। तो सिंपल सा इसने क्या किया है, छोड़ दो इसको, आप इस फॉर्मूला को देखो, बस जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, D × L, D ऊपर 60 है, टाइम कितना है 6 days है, आपको Z कितना दिया हुआ है, क्या कौन सी 95 की अभी वैल्यू मैं आपको दिखाई, ठीक है, 1.64 अभी बताया, मल्टीप्लाई बाय जो स्टैंडर्ड डेविएशन 7 और 6, बस ये आपका आ गया। वहाँ आंसर गलत है तो ठीक कर लेना आप। अब आप बोलो कि मैम ये क्या किया हुआ है, अरे मैं जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मैं कैसे निकाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि D × जो भी आपका लीड टाइम है, तो ये मैं 7 × ये लिख रही हूँ। उसने कैसे लिखा, इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 6 × 7², तब भी 7 जब बाहर आएगा तो 7 ही बनेगा, बाहर आएगा 6 का ही तो है, तो उल्टा क्यों करना, सीधा ही लिख दो ना, आएगा तो वही आंसर, तो ये आपका आ जाएगा लीड टाइम, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद करना है, जब आपको डिमांड कांस्टेंट हो, लीड टाइम में आपके जो चेंजेस हो, तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन लीड टाइम का लेंगे और मल्टीप्लाई बाय सीधा D करेंगे, और यहाँ पर जो है L का मीन लेंगे, ये D जो है वो आपका नॉर्मल यूजेस होगा। तो उसी के लिए क्वेश्चन नंबर करते हैं आप 23, चलिए। कहता कंसीडर द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैसी है हमारा, कहता एनुअल डिमांड हमारी 1000 है, ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अब निकाल के ही दे दिया 200 है, ओके। द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्टॉकिंग आउट 0.95, मतलब 95% हमारी वही वैल्यू आएगी 1.64 की। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम है, तो ऐसे है, ये 6 नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम इज 25। अब थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम। देखो यहाँ पर लीड टाइम जो है डेविएट हो रहा है, तो हमारा री ऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनेगा,
जल्दी बोलिए, आपका जो डिमांड रहेगा वो सिंपल है, लीड टाइम का जो है एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक के लिए जो भी जी की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप डिमांड आप सिंपल लिखेंगे लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर इस पूरी लाइन को पढ़ो तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, तो यहाँ डिमांड अलग से नहीं लिखना, अगर उसको सिर्फ इतना ही देना होता तो वो लिखता स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम, फिर बीच में डिमांड नहीं लिखता। तो मीन्स जब मैं इसको करूँगी तो यहाँ डिमांड सेपरेटली नहीं लिखूंगी, ये मुझे कंप्लीट 25 डिमांड से मल्टीप्लाई करके उसने बताया, तो यही पूरा 25 आएगा, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी है 1.64 मल्टीप्लाई बाय 25 यूनिट्स करेंगे और आपका डिमांड कितना है, आपका डिमांड कितना है वो आपको लीड टाइम है 15 डेज और डिटरमिन द पॉइंट और एज्यूम द डिमांड इज ओवर ए 250 वीक डे पर ईयर। ओके, ये पूरा एनुअल डिमांड है, इसको 1000 को 250 से डिवाइड कर दो, आपको डेली डिमांड आ जाएगा 4 का, बस वही आपने फिल करना है 4 इंटू 15 प्लस 1.64 इंटू 25। अब आप डिमांड को दोबारा से यहाँ पर 4 मत लिखना क्योंकि इस लाइन का मतलब क्या है, ये पूरा दिया हुआ है, इसलिए लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो आज आपने ये 2 ही करने हैं, बस ये 2 फॉर्मूला को याद करना है। नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई कि मैं जो कंप्लीट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जितने और क्वेश्चन हैं वो सारे जो है एकदम से उसका रिवीजन करवा दूँ। ओके, बाय।